हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हाई कोर्ट ऑफ झारखंड यानी झारखंड हाई कोर्ट रांची से डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी का ये एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट नंबर आपके सामने है। तो अभी टोटल 15 सीट्स के लिए वैकेंसी आई है झारखंड हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, जिसका जो पे स्केल है वो 1,44,840 रुपये यानी 1,44,840 रुपीज़ से लेके 1,94,860 रुपये तक का होगा। इसमें जो इसकी डेट है, जिसको टाइम लिमिट में बोल रहा हूँ, ये टाइम लिमिट बहुत कम दिन दिया है मेरे अकॉर्डिंग। ये इन्होंने दिया है 15 नवंबर से 30 नवंबर तक का टाइम पीरियड दिया है। अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनती है, तो ये आपको 15 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच का टाइम पीरियड है। अब इसमें जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे, उसकी जो साइज होगी वो 1 MB से कम होनी चाहिए, यानी 200 से 250 पिक्सल तक होनी चाहिए। ये दोनों के लिए, यानी फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों के लिए एप्लीकेबिलिटी है। इसके अलावा अगर हम लोग फीस की बात करें, तो एग्जामिनेशन फीस जो यहाँ पर लग रही है वो 1,000 रुपये जनरल कैटेगरी या अदर्स के लिए है, जबकि SC और ST के लिए बात करें तो 500 रुपये तक का यहाँ पर फीस रखा गया है। अब एज यूजुअल, जैसा आपको सब पहले से पता है कि पहले पैसा उसके बाद एग्जाम, तो पहले यहाँ भी पैसा आपको पहले पे करना है, आपको फीस सबमिट करनी है, उसके बाद ही आफ्टर द सक्सेसफुल पेमेंट आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके सबसे पहले अपना क्राइटेरिया चेक कीजिए, उसके बाद उसके बाद पेमेंट कीजिए, उसके बाद फॉर्म फिलअप कीजिए। अच्छा, ये जो आपने जो पेमेंट जो सबमिट किया होगा या सबमिट करेंगे, सॉरी, उसका जो पेमेंट का रेफरेंस नंबर है वो आपको अपने पास ही रखना है। अब बाद में जब इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, तो इसमें पहले पैरा में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि आपका LLB होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। दूसरा, आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, 35 से कम नहीं, 35 साल से ज़्यादा, और 45 साल से कम होनी चाहिए। और ये एज जो क्राइटेरिया देखी जाएगी वो 31 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग देखी जाएगी। अगर SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल तक के लिए अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 7 साल से अधिक समय का कोर्ट का बार का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आफ्टर हैविंग बिन ड्यूली इनरोल्ड, यानी इनरोलमेंट के ठीक बाद से 7 साल से ऊपर का आपने प्रैक्टिस किया है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनती है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स कहे हैं, सर्टिफिकेट्स कहे हैं, जो कि अपलोड करने हैं आपको एप्लीकेशन के साथ। सबसे पहला जो यहाँ पर अपलोड करना है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन से लेकर के जो आपका मैक्सिमम है, यानी LLB है, LLM है, PhD है, वॉट जो भी है वो आपको सबमिट करना है। उसके अलावा इनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो आपको मिला है वो, इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस एट द बार। अब ये ज़रा अच्छे से समझ लीजिए सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बार का क्या कॉन्सेप्ट है। यदि आप हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में, इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके केस में, हाई कोर्ट वाले केस में, आपको रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ से आपको सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिस लानी है। अगर आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज या CJM साहब के सिग्नेचर वाले सो कॉल्ड प्रैक्टिस वाले लाने हैं, एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिस आपको लाना है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लीजिए कि अगर आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो तो, या आप अगर सिविल कोर्ट या सो कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, तो दोनों ही सूरतों में वहाँ के जो बार एसोसिएशन के प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं, उनका भी सिग्नेचर होना जरूरी है। सो प्रेसिडेंट और सिग्नेचर दोनों का सिग्नेचर होगा, और उसके साथ काउंटर साइन होगा रजिस्ट्रार जनरल का, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज का या CJM साहब का साइन होगा। तभी आपका ये वैलिड यहाँ पर एक्सपीरियंस प्रैक्टिस माना जाएगा, यानी एक्सपीरियंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस माना जाएगा। उसके बाद आपसे ये मांगा जा रहा है सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। थोड़ा मुझे लगता है मुश्किल होगा, जिनके पास है अच्छी बात है। उसके बाद पांचवा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है कि आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आप डॉक्यूमेंट लगा के दें कि आपका साउंड हेल्थ है और आप किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं हैं, आप फ्री फ्रॉम एनी डिजीज हैं, जो कि यहाँ पर एप्लीकेशन आपको लगानी है, यानी कि यू आर मेंटली फिजिकली फिट फॉर दी जॉब ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ये आपको यहाँ पर एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगानी है। सो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने हैं फॉर्म के साथ,
वो है 5, टोटल नंबर 5 है, वो मैंने आपको बता दिया वन बाई वन। इसके अलावा चलिए अब बात कर लें सिलेबस की। तो सिलेबस और एग्ज़ाम के पैटर्न की, तो एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो इसमें 3 मोड में एग्ज़ाम होगा, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। पहले मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि इसमें कोई भी टेंटेटिव डेट एग्ज़ाम की नहीं दी गई है, इसलिए जम के तैयारी कीजिए, टाइम का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अभी से पढ़ने के लिए शुरू कर दीजिए। सो पीटी का एग्ज़ाम होगा, पीटी में उसमें आपने जनरल इंग्लिश होगा, जनरल नॉलेज जिसमें करंट अफेयर्स होगा, इसके अलावा सीपीसी, इसके अलावा सीआरपीसी प्लस बीएनएसएस, एविडेंस एक्ट प्लस बीएसए, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इसके अलावा आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता। सो क्रिमिनल लॉ की बात करें तो पुराना क्रिमिनल लॉ एज वेल एज न्यू क्रिमिनल लॉ दोनों ही पूछा जाएगा। और ये जो पूरा पीटी का एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का होगा, और ये 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी, वो 1 नंबर की होगी, हर एक गलत आंसर पर 1 नंबर आपका कटने वाला है निगेटिव मार्किंग में। ओके, अब मेंस एग्जाम की बात करें तो फिलहाल मुझे तो नहीं लगता है कि बात करें, लेकिन मैं यहाँ पर इन शॉर्ट बता दूं कि मेन एग्जामिनेशन में 2 पेपर होंगे। एक पेपर लैंग्वेज की, एक पेपर में आपको फर्स्ट पेपर में लैंग्वेज और लॉ दोनों इसमें होगा, लैंग्वेज प्लस प्रोसीजरल लॉ होगा, और इसके अलावा दूसरे पेपर में सब्सटैंटिव लॉ का पेपर रहेगा। अगर सब्सटैंटिव लॉ की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सब्सटैंटिव लॉ हैं 15, जिसमें से 2 लोकल लॉ भी आपको मिलेंगे, वो है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ये 2 आपको लोकल लॉ लगने वाले हैं, बाकी सारे के सारे आपको इजी हैं, बाकी सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट हैं, वो आपको आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक जूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ना पड़ेगा ये 15 सब्सटेंटिव लॉ के अंदर। थोड़ा ये जो मेंस का सिलेबस इन्होंने उस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आपको 3 सब्जेक्ट नॉर्मली जो नहीं आया जाता है एग्जाम में, ये आपको पढ़ना है, जूरिस्प्रूडेंस, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर प्रोसीजरल लॉ तो एज यूजुअल जो होता है वो प्लस लिमिटेशन। तो कुल मिलाकर के सीन ये है फ्रेंड्स कि अगर आप क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर बताया गया उसके लिए आप फुलफिल करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना क्राइटेरिया चेक करना है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आप फॉर्म फिलअप मत कीजिए, अगर हैं तो तुरंत शुरू कर दीजिए फॉर्म फिलअप करने के पहले, यानी कि जो पेमेंट है वो पेमेंट का स्टेज। तो देखिए क्या स्टेज है और किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पर बता देता हूँ। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनती है तो सबसे पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार इकट्ठा करके एक जगह रख लें, ओरिजिनल, सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास इकट्ठा करके रख लें। दूसरा स्टेज आपको क्या करना है, आपको पेमेंट करना है, जिसकी लिंक ओपन हो गई है 15 यानी आज से ही ओपन है। पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। जो पेमेंट का रेफरेंस नंबर होगा ये आपको याद रखना है, या इसका प्रिंट आउट ले लेंगे ताकि आप इसको बाद में ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते वक्त डाल सकें। ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप करने के लिए जो इनका फॉर्मेट है वो मैं फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ। सिंपल सा जनरल सा फॉर्मेट है। अप्लीकेंट का नाम है, एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम, हस्बैंड नेम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नेशनलिटी, आपने कब इनरोलमेंट किया है वो, कितने साल से आप एक्टिव प्रैक्टिस में थे वो, इसके अलावा आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस वगैरह है कि नहीं है, आप कोई नौकरी में हैं क्या, 14 नंबर पैरा में है कि क्या आपने नौकरी छोड़ दी है, या प्रेजेंट स्टेटस क्या है आपका एम्प्लॉयमेंट का, 15 पैरा में है SC ST या किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो, 16 में है आपका डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ से आपका जन्म है और किस तारीख को आप पैदा हुए हैं, उसके अलावा 17 में आपका जेंडर है, 18 में आप हैंडीकैप्ड हैं कि नहीं, 19 में आपका पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस, यहीं पर आपको बैंक रेफरेंस नंबर फिलअप करना होगा। इसके अलावा 2 रेफरेंसेस के नाम आपको डालने हैं, और ये 2 रेफरेंसेस के नाम ये कंपलसरी ही डालने हैं। हो सकता है अगर आप ये ना दें तो शायद देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पर उन्होंने बहुत क्लियर लिखा है कि वैसे लोगों का रेफरेंस देना है जो आपको पर्सनली जानते हैं। अब पर्सनली में यहाँ पर आप अपने फादर का मत डाल देना, मदर का मत डालना, हो सके तो जो आपके कलीग्स हैं जिनको कोर्ट्स में आप जानते हैं उनका नाम डालिए जो आपको पर्सनली जानते हैं। यहाँ पर ऐसा मेंशन नहीं किया है, बट मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये आपके लिए, यानी कि जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, उसको कंसीडर नहीं ही किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा आपका एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हम लोग जो है इसका एक क्लास रखेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग इसके जो जो प्रीलिम्स के जो सेशंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे,
और इसके लिए ऐप पर आपका रिकॉर्डेड क्लास रहेगा। इसमें क्या है कि आपके पास टेंटेटिव डेट नहीं है, एग्ज़ाम के डेट नहीं है, तो अभी एग्ज़ाम होने के चांसेस नियर बाई तो मुझे नहीं लग रहे हैं। हो सकता है कि टाइम लगे, तो जितना भी टाइम लग रहा है लगने दीजिए, आप अपनी जम के तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि आपका पीटी मेंस और इंटरव्यू तीनों ही निकल जाए। ठीक है। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके देन।